हाँ जी बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये हमारा सब्जेक्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है, ईडी। जनरली एमएससी फिजिक्स में सेमेस्टर 2 में आएगा, जैसे आपको आया। ठीक है, इसमें हमने क्या पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये सब्जेक्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, चार्जेस के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। कौन से इफेक्ट्स होते हैं चार्जेस के? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। चार्ज रेस्ट पे है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर उसको लेके आते हैं। अगर चार्ज मूव करना शुरू कर दे और मूव करे विद कांस्टेंट स्पीड, तो वो चला जाता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। अभी जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, जो फर्स्ट पार्ट है इस सब्जेक्ट का, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी स्टडी द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस and experienced by the charges, but they must be at rest. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस को स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस एट रेस्ट। अब ये जो चार्जेस हैं, इनकी अलग अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। सबसे पहला जो केस है हमारे पास है वो पॉइंट चार्जेस का। पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस में क्या होता है, किस चार्ज को आप पॉइंट चार्ज बोलोगे? किसी की सिचुएशन में हम इस तरह के सफियर को भी पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। एक सफियर है, इसको मैंने चार्ज कर दिया। एक वायर है, इसको हमने चार्ज कर दिया, बट इसको भी एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जा सकता है। पॉइंट चार्ज वो होता है जो हमें देखने में ऐसा लगे, वेरी वेरी स्मॉल। अब कोई चार्ज जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका इफेक्ट आप देख रहे हो, तो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे देख रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस इस स्फीयर से आर, उसकी अपनी जो रेडियस है उसके कंपेरेबल है। इफ स्मॉल आर इज कंपेरेबल टू कैपिटल आर, जैसे कि इस सिचुएशन में आपके सामने कंपेरेबल ही मान के चलेंगे, तो उस केस में ये जो स्फीयर है, इट विल नॉट बी टेकन एज ए पॉइंट चार्ज। इस केस में इसको हम एक एक्सटेंडेड बॉडी मान के चलेंगे जिसको हमने चार्ज दे रखा है। ये वायर है मेरे पास, सर्कुलर वायर। इसके एक्सिस पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स फाइंड कर सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो जब आप इस पे फोर्स फाइंड करते हो, इस टोटल कैपिटल चार्ज क्यू की वजह से, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर और ये जो डिस्टेंस है एक्स, ये दोनों कंपेरेबल हैं, फिर ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा। बट पॉइंट चार्ज कब होगा? जब हम इस वायर को काफी दूर से, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले, मतलब जब एक्स काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू आर, काफी दूर से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वर काफी दूर होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी दूर होगा, तो उस केस में ये हमें वायर, ये लूप हमें काफी छोटी सी नजर आएगी। इसके जो इफेक्ट्स भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी एक्स ग्रेटर देन आर के लिए वही बन जाएगा जो पॉइंट चार्ज का होगा। हम करके देखेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कंपेरेबल होगा तो एक्सटेंडेड बॉडी, और अगर ये डिस्टेंस काफी बड़ा होगा देन इट विल बी टेकन एज ए पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्जेस को स्टडी करने वाले हैं। और दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। जब हम नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में, तब हम किसी चार्ज क्यू को किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू ए करंट एलिमेंट। वो हम प्रूव करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए करंट एलिमेंट, ठीक है। तो फिर उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो सारी स्टडी हमारी सेकंड यूनिट में होगी, विच इज कॉल्ड मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इस फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम देख लें। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। देखिए, कूलम्स लॉ जो है ना, दैट इज बेसिक लॉ। इससे हम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स फाइंड करते हैं। आपने +2 क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बीएससी क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो कूलम्स लॉ की वैलिडिटी कहाँ कहाँ है, कूलम्स लॉ को कैसे हम यूज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम किस तरह से कूलम्स लॉ को ही यूज करके एक वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं,
इस तरह की लूप की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। उसमें आपको पता है कि हम पहले स्मॉल चार्ज मान के चलते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ वैलिड है सिर्फ स्मॉल एलिमेंट्री स्मॉल चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। तो आपको क्या करना होता है उस केस में, स्मॉल चार्ज dq देखना होता है। उस dq की इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पॉइंट p पर पहले लिख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, एंड देन वी इंटीग्रेट द रिजल्ट फॉर द एंटायर वायर। छोटे छोटे पार्ट्स dq हर जगह मान के उसको वेक्टोरियली इंटीग्रेट करना पड़ता है। डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब चीजें हम पहले कूलम्स लॉ में करेंगे। तो कूलम्स लॉ के बाद नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे दैट विल बी गॉस लॉ। गॉस लॉ बच्चों हमारी हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में, जो कि बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। कूलम्स लॉ में हमें बहुत सारे चार्जेस ये जो इस तरह के होते हैं उनके लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, मैथमेटिकली डिफिकल्ट होती हैं ये चीजें, लेकिन गॉस लॉ में हम बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे ड्यू टू सम सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। किस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल चार्जेस कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सफियर है, इस सफियर के सरफेस पे चार्ज है या शेल है, ठीक है, तो सफियर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसके अंदर, उसके बाहर, उसके सरफेस पे फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। सिलेंडर है, सिलेंडर को भी हमने चार्ज दे दिया, चार्ज इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा तो चार्ज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंडक्टिंग सिलेंडर होगा तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे चला जाता है, ये तुम्हें पता है। ऑलरेडी तुमने +2 में चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ है। मेटल के केस में सारा चार्ज सरफेस पे होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इस तरह के केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। जो अभी तक आपने नहीं सीखा गॉस लॉ में वो है कि अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, सफियर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के बाहर, ये सब हम इस बार गॉस लॉ में एमएससी के सब्जेक्ट में सीखेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, अब सिलेंडर के अंदर चार्ज तो है, बट चार्ज की डेंसिटी कुछ इस तरह की है कि इसकी रेडियस के पास, इसके सेंटर के पास चार्ज ज्यादा है, और जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं चार्ज की डेंसिटी कम होती जा रही है। अब इस तरह के चार्ज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। जैसे जैसे ये एक्सिस से डिस्टेंस आप बढ़ाते चले जाओगे स्मॉल r, वैसे वैसे रो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस दिए जाएंगे। रो विल बी सम k डिवाइड बाय r, रो विल बी सम k इंटू r, और k इंटू आर स्क्वायर, k इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ रही है। सिलेंडर के केस में भी हो सकता है, सफियर के केस में भी ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीजें गॉस लॉ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आगे ना जाके हम पहले फर्स्ट टॉपिक आज का कूलम्स लॉ करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो बच्चों कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दीज आर पॉइंट चार्जेस, मैंने आपको पॉइंट चार्जेस का मीनिंग पहले से समझा दिया। एंड चार्जेस एट रेस्ट, रेस्ट पे होने चाहिए और पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। उनके इन बिटवीन अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड करना चाहते हैं तो कूलम्स लॉ हमारी हेल्प करेगा। दोनों चार्जेस सेम तरह के होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो Q1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, लेट अस सपोज F, और Q2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, उसको भी हम F मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का बराबर होता है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होती है। तो हम पहले कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज स्मॉल r एंड दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो सबसे पहले हम वैक्यूम वाली एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक्सपेरिमेंट से डाटा लेके ग्राफ्स प्लॉट किए, वहां से ये सब उसके सामने आया और उसको पता चला कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब उसने वैक्यूम के अंदर यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैलकुलेट किया, उसको K से डिनोट कर देते हैं,
तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K जो था दैट वाज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट्स यहाँ से आ जाएंगे, देखो K के यूनिट्स, ये R उधर चला गया R स्क्वायर तो उसका मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन, और ये नीचे चला गया पर कूलम स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ K और ये K है। अब ये जो K है दिस इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये एक्सपेरिमेंट से आया हमारे पास, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो K इज कांस्टेंट of proportionality and its value depends on system of units। जैसे कि ये मैंने ऐसे ही सिस्टम में लिखा K is equal to 1 in CGS system and K is equal to 9 into 10 to the power 9 इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब बच्चों ये जो K है इसको हम एक और पैरामीटर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बाद में आई वैल्यू जो कूलम ने कैलकुलेट करी थी वो ये थी, बट ये वैल्यू एक और वैल्यू के बराबर भी है, वैल्यू वही है बट उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस पैरामीटर में एप्सिलॉन नॉट। तो जब लोगों ने मीडियम के बारे में स्टडी करना शुरू किया, मीडियम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मीडियम की एक वैल्यू, एक परमिटिविटी होती है इसको बोलते हैं, तो उन्होंने मीडियम का एक पैरामीटर विच इज कॉल्ड परमिटिविटी कैलकुलेट की है, ठीक है। अलग अलग मीडियम के लिए ये अलग अलग होते हैं, ये वाले ये जो पैरामीटर यहाँ लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, बट एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है बच्चों। अगर यहां पर ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में ना पड़े होते तो उस केस में ये K जो है, K को बात नहीं हम करेंगे, K विल बी सेम, बट यहां पर एक और फैक्टर आ जाएगा, तब फोर्स इस तरह से लिखी जाती है। मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं। अगर ये दोनों चार्जेस किसी और मीडियम के अंदर पड़े होंगे तो उस केस में जो K होगा ना दैट विल बी चेंज टू K डिवाइडेड बाय वन मोर पैरामीटर विच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ये उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के लिए मिनिमम होती है, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू होती है, ध्यान रखना। अगर ये वैल्यू मिनिमम है तो मतलब वैक्यूम के अंदर फोर्स मैक्सिमम लगेगी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये भी याद कर लो, 8.854 10 टू द पावर -12। और इसके यूनिट्स देखिए, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स K के यूनिट्स के रेसिप्रोकल होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो K के तो तुम्हें पता है, तो इसके हो जाएंगे न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके यूनिट्स हैं, ये भी याद रखना। अब हम कूलम्स लॉ को मीडियम के अंदर देखने वाले हैं, तो पहले हम पूरी फोर्स का जो फाइनल रिलेशन है उसको लिख दें। वैक्यूम के अंदर अगर आप फोर्स लिखना चाहते हो बिटवीन टू चार्जेस तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात अभी करेंगे। डायरेक्शन कैसे लिखनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम्स फोर्स। ओके, अब मीडियम में चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges in a medium। दिस विल बी डिफरेंट। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, दोनों ही फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों फोर्सेस की, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर भी डिपेंड करती है। मीडियम चेंज कर दोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी डिफरेंट, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास एक मीडियम है other than vacuum, any other medium। इस मीडियम के अंदर अगर हम दो चार्जेस को रखें Q1 Q2 and they have some distance small r, तो अगर ये वैक्यूम होता तो उस केस में हमने जैसे देखा फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या
एटम्स नहीं होते, वैक्यूम इज कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस, तो उस केस में जो ये फोर्स लग रही होती है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज ए मैक्सिमम फोर्स, वो मैक्सिमम होती है। अगर हम मीडियम के अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है, देखिए मीडियम के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, देयर आर सो मेनी एटम्स ऑफ द मीडियम लाइक दिस, ये न्यूक्लियस, ये एटम, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो एटम्स हैं न्यूक्लियर मीडियम के, उनकी पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा ही है, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास इस तरह का एक स्फेरिकल शेप का एटम है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज गेट शिफ्टेड। तो ये जो मीडियम के एटम्स हैं वो इस तरह से डाइपोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं लाइक दिस, देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड ए डाइपोल। तो इसी कारण इसके अराउंड जो चार्जेस पड़े होते हैं उनके डाइपोल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली चार्जेस नहीं है, एटम्स हैं, वो वहां पे पोलराइजेशन होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस Q1। ऐसे ही Q2 के इन्फ्लुएंस के कारण इसके अराउंड जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के पार्टिकल्स, उनकी पोलराइजेशन बच्चों यहाँ पे शुरू हो जाती है लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने वाला है हमारे पास ऐसे, और इससे ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आने वाले हैं। Similarly for this charge Q1 like this। ये सब कुछ 3D में होता है, हम तो यहाँ पे शीट पे दिखा रहे हैं आपको। अब आप देखिए कि इस चार्ज की ये जो राइट हैंड साइड है वहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया काफी सारा, और इस साइड भी, लेफ्ट साइड पर भी है नेगेटिव चार्ज बट पॉजिटिव भी है दोनों साइड। तो ओवरऑल इफेक्ट ये रहता है कि इनके बीच में जो एक ओरिजिनल फोर्स लग रही थी पहले, उसको हम लिख लेते हैं एफ वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लग रही थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रही थी, रिपल्सिव फोर्स ये थी। इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये फोर्स वैसी की वैसी ही है जैसे पहले थी। अगर मीडियम नहीं होता तो एफ वैक्यूम वैसे ही है, अभी भी एफ वैक्यूम वही है, लेकिन ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ दीज डाइपोल्स इस चार्ज पर एक और फोर्स लगनी शुरू हो जाती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो जो फोर्स लगनी शुरू होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज ड्यू टू द मीडियम पार्टिकल्स, उसको हम एफ एम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एफ डैश ले लेते हैं हम एफ एम की बजाय। तो उसको हम एफ डैश मान सकते हैं, ठीक है। एफ डैश फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज Q1 ड्यू टू दीज डाइपोल्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगी, ठीक है। अब बच्चों इसके कारण जो ओवरऑल इफेक्ट आता है एफ वैक्यूम वाली फोर्स पे, वो ये आता है कि वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो मीडियम के अंदर मीडियम का एक पैरामीटर होता है विच इज कॉल्ड एप्सिलॉन, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब होता है permittivity of this is called absolute permittivity और permittivity of free space, ठीक है, वो आपको पता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज द मिनिमम वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज मिनिमम वैल्यू, और बाकी किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अब परमिटिविटी क्या होती है, देखिए जब भी हम किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करते हैं तो वो मीडियम कितनी परमिशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने की, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। वैक्यूम की परमिटिविटी मिनिमम है क्योंकि उसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस वजह से उसकी परमिटिविटी मिनिमम है। अगर हम किसी और मीडियम की बात करें, फॉर एग्जांपल वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, और एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं, तो उस वजह से उसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है। वाटर की परमिटिविटी 80 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो पैरामीटर है डिसाइड करता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स की बात कर रहा हूं कितनी लगेगी, ठीक है। तो दैट नेट फोर्स कैन बी रिटन एज इनसाइड द मीडियम लाइक Fm इज इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे इस बार सिर्फ, और दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय r स्क्वायर। और वैक्यूम के अंदर तो मेरे पास ये फॉर्मूला है
तो आपको ध्यान में रखना है कि वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम फोर्स लगती है, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट मिनिमम है और बाकी किसी मीडियम में फोर्स डिक्रीज हो जाती है। अगर हम इन दोनों की रेशो ले लें एफ वी बाई एफ एम, आप यहाँ पे पैरामीटर्स पुट करके देखें, यू विल गेट एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर और के। तो के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जो डिसाइड करता है कितनी फोर्स लगेगी, और दिस इज कॉल्ड relative permittivity, or this is called relative permittivity of that medium। ठीक है जी। तो relative permittivity को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम एप्सिलॉन को इन टर्म्स ऑफ relative permittivity भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 वाली जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन फिर बन जाएगा हमारे पास, मीडियम के अंदर फोर्स लिखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 by R square and this is also equal to FV divided by epsilon R। You can see बाकी सारा फैक्टर वैक्यूम वाली फोर्स वाला ही है और ये एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो गया। अब ये जो फैक्टर होता है बच्चे एप्सिलॉन आर, नॉर्मली इट इज ग्रेटर देन 1, नॉर्मली इट इज ग्रेटर देन 1 मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए, बट अभी कुछ इस तरह के मटेरियल्स भी डिजाइन हो रहे हैं जिनके लिए एप्सिलॉन आर लेस देन 1 होता है, तो उसमें फोर्स डिक्रीज होने की बजाय मीडियम के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। Such kinds of materials are called meta materials। तो वो अभी वैसे आपके सिलेबस से आउट ऑफ स्कोप है, बट यू कैन सर्च फॉर these materials, meta materials। तो मेटा मटेरियल्स के लिए क्या मैं कह रहा हूँ, एप्सिलॉन आर लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है, लेस देन 0 भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। तो दीज आर मेटा मटेरियल्स, चलो उसके बारे में अभी बात नहीं करते। तो दिस इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा होने का मतलब है कि मीडियम के अंदर जो फोर्स लगेगी दैट इज ऑलवेज लेस देन द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम। फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर आपको पूछा, तो वाटर के अंदर जो फोर्स लग रही है वो जितनी भी वैक्यूम के अंदर लग रही है, फॉर एग्जाम्पल 2 चार्ज पार्टिकल थे, किसी डिस्टेंस पे पड़े थे, 100 न्यूटन फोर्स लग रही थी उनमें इन द वैक्यूम। तो पानी के अंदर ले जाओगे तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे नीचे आ जाएगा 80, डिवाइड हो जाएगा तो 10/8 न्यूटन रह जाएगी वो फोर्स। तो इसी तरह से जब भी किसी 2 चार्ज पार्टिकल को मीडियम के अंदर ले जाओ तो जो नेट फोर्स है, कूलम्ब फोर्स वैसे की वैसी है, जो नेट फोर्स होती है बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स दैट इज डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। ओके, आगे चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्या होते हैं, तो लेट अस राइट। देखिए एप्सिलॉन नॉट इज एक्चुअली, यहां से एप्सिलॉन नॉट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एफ आर स्क्वायर, इसके डायमेंशंस आपको देखने हैं, ठीक है। चलो, तो Q1 Q2 के, Q इज चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो A2 T2। फोर्स के होते हैं ML T-2, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस के होते हैं L2, सॉल्व करेंगे m-1, यहाँ पे L की पावर 3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगी, T की पावर ऊपर जाके 2 हो जाएगी, तो 4 बन जाएगा टोटल, और A2। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, बट एप्सिलॉन आर इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं है, इसके कुछ लिमिटेशंस है। देखिए, सबसे पहली बात, इट इज वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, अगर ऐसा है तभी ये वैलिड है कूलम्स लॉ। अब कई सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां पर चार्ज मोशन में भी होता है, तब भी हम कूलम्स लॉ लगा देते हैं। वो कौन सी सिचुएशन है, एक सिचुएशन देखते हैं। देखिए,
न्यूक्लियस के अराउंड हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है लाइक दिस। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट, क्योंकि ये इसका मास ज्यादा होता है, सेंटर ऑफ मास है, तो लाइट पार्टिकल हैवी पार्टिकल के अराउंड घूमता है जब भी इस तरह का सिस्टम होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोशन में है एक्चुअली। बट जब हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को स्टडी करते हैं, वहां पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा के हम वहां पे ऐसे लिखते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रॉन पे mv²/r दैट इज इक्वल टू द कूलम्स फोर्स, है ना। अगर z इसका एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियस का, तो वी राइट 1/4πε0 ze² रेडियस का स्क्वायर, ऐसे हम लिख लेते हैं, है ना। अब ये कूलम्स फोर्स है और हम बोल रहे हैं कि कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट, बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है ना। फिर उस केस में हम कूलम्स लॉ कैसे लगा पाते हैं, क्योंकि बोहर मॉडल सारा इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। पहले रदरफोर्ड ने भी थ्योरी दी थी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाली, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, एनर्जी हमने कैलकुलेट करी, और वो सारे रिजल्ट्स हमारे जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम, उसके साथ वैलिड है। तो अगर वहां पे वैलिड है तो फिर कूलम्स लॉ यहाँ पे कैसे लग गया। देखिए, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल जो है वो अब्सोल्यूट रेस्ट में होगा। पार्टिकल का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है, क्योंकि अगर हम इस न्यूक्लियस से बैठ के देखेंगे तो ये इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है, दैट इज ट्रू, बट उसका डिस्टेंस फिक्स है फ्रॉम द न्यूक्लियस और स्पीड कांस्टेंट है। तो उस हिसाब से अगर हम यहां से देखेंगे, और न्यूक्लियस भी साथ साथ अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, तो अगर एक ऑब्जर्वर यहां पे बैठ के देखेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे लगेगा। बाहर से देखोगे यू विल सी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, ठीक है। तो अगर हम इस सिस्टम को मान के उसके ऊपर ये इंटरनल फोर्स लिख रहे हैं, तो उस केस में हम कूलम्स लॉ वहां पे लगा सकते हैं, इसका ध्यान देना। सेकंड, एक हमारे पास लिमिटेशन है, इट इज वैलिड only for point charges, ठीक है। पॉइंट चार्जेस मतलब नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज। अब ऐसा क्या होता है, एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में क्या होता है कि हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। देखो ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास लेटर सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q1, ये है Q2, डिस्टेंस r इन वैक्यूम। तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से फोर्स कैलकुलेट हो जाती है। बट अब आप इमेजिन करिए कि इस Q1 को यहां से हटा के इसकी जगह मैंने एक एक्सटेंडेड बॉडी लगा दी, मतलब यहां पर एक सफियर है, मेटल सफियर, उस मेटल सफियर के ऊपर चार्ज है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब जब तक ये सफियर अकेला पड़ा हुआ है और आप किसी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो, यू कैन राइट, यू हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, आपने डिस्टेंस लेना है। क्यों, ये चार्ज जो है ना इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है, इफेक्टिव डिस्टेंस मैं बोलूंगा उसको, आर इफेक्टिव, वो आर के ही बराबर होता है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो। बट अगर आप फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लिखना चाहते हो, फोर्स का मतलब है एक तो ये चार्ज है, लेट अस सपोज ये टोटल चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज आपने यहां पे रखा Q2, ये पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट है और दूसरा एक्सटेंडेड बॉडी पे है। अब जैसे ये आपने पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा, ये चार्ज रखते ही विद इन द फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकेंड ये इन सारे चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा स्टार्टिंग पे। जैसे ही आपने रखा इसको यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से कुछ चार्जेस हट के पीछे चले जाएंगे क्योंकि वो रिपेल करेगा ना, ऐसे। उसी टाइम अब आप इस केस में अगर आप फॉर्मूला लगा दें कूलम्स लॉ वाला और आप चाहें कि भाई इस फॉर्मूले से फोर्स निकल आए, तो गलत। क्यों, क्योंकि अब चार्जेस जो है वो इस सेंटर से थोड़ा सा दूर चले गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इस स्फीयर पे। हम करेंगे ये वाली प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मेथड ऑफ इमेजेस। तो हम इस केस में ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, आर इफेक्टिव, हेयर आर इफेक्टिव इज नाउ ग्रेटर देन आर, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते।
आर नहीं लिख सकते उसमें, यू नीड आर इफेक्टिव, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। वो डिपेंड करेगा कि ये चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहाँ कितना है, उस हिसाब से आर इफेक्टिव निकलेगा, तो तब आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इस केस में फिर जो एफ होगा, एफ डैश बोल देते हैं इसको, दैट इज नॉट इक्वल टू कूलम्स फोर्स, एफ ये है। तो ये चक्कर है, इस वजह से हम इसको सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए लगाते हैं। पॉइंट चार्जेस में क्या है, पॉइंट चार्ज दो फिक्स हैं एक पोजीशन पर। जब भी हम ऐसे बात करते हैं दीज टू पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट ए पोजीशन, तो उस केस में हम फोर्स लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। थर्ड लिमिटेशन है बच्चे डिस्टेंस के साथ रिलेटेड। देखिए जब हम कूलम्स लॉ लिखते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो इस केस में फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है। अब आप इमेजिन करिए कि जो दूसरा चार्ज है दैट इज वेरी 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 फार अवे, इन्फिनिटी पे हम ले गए उस चार्ज को, ठीक है। तो एक चार्ज Q1 यहाँ पे है, दूसरा इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी, काफी इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले, इतना ज्यादा दूर नहीं है, और ये इनके बीच में डिस्टेंस है। इस चार्ज के ऊपर फोर्स अगर अभी लग रही है, F is equal to K Q1 Q2 by R square. R is the distance which is very large. अब लेट अस सपोज आपने क्या किया, Q1 को यहां से डिस्टर्ब कर दिया, इसको यहां से हिला दिया, हिला के Q1 को किसी और डिस्टेंस पे ले गए, ठीक है। Q1 को हम यहां ले गए, आपने इस चार्ज को यहां पे डिस्टर्ब किया, इसकी इंफॉर्मेशन को यहां से वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रेवल करने में टाइम लगता है, और वो कितना टाइम होगा, मान ले ये डिस्टेंस r डैश है, तो वो टाइम लगेगा टो इज इक्वल टू r डैश बाई सी। मतलब दूसरे वाले चार्ज को टो इज इक्वल टू r डैश बाई सी टाइम के बाद पता चलेगा कि जो फर्स्ट चार्ज Q1 है उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, उसको पहले पता नहीं चलेगा। अब उस सिचुएशन में आपने जो डिस्टेंस बना दिया वो r डैश है, बट इसको अभी पता नहीं चला क्योंकि दिस इज ए वेरी लार्ज टाइम, बिकॉज डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, मैं कह रहा हूँ इट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो ये टाइम बहुत ज्यादा है। तो इस दूसरे चार्ज को वो इंफॉर्मेशन अभी तक पहुंची नहीं, तो दूसरा चार्ज जो है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अभी भी वो इतनी ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, जो दूसरा चार्ज है। वहां पे लेकिन डिस्टेंस चेंज हो चुका है, वहां पे हमने जो Q1 चार्ज है उसको डिस्प्लेस करके यहां ले आए थे, और अब डिस्टेंस r डैश है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो आफ्टर टाइम टो द फोर्स विल बी डिफरेंट, दिस विल बी द फोर्स, F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R डैश स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो बीच वाला टाइम इंटरवल है, फिर टॉ टाइम के बाद पता चला, फिर वो जो बीच वाला टाइम इंटरवल है जब आपने इसको डिस्प्लेस किया था और अभी इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी टॉ टाइम में वहां तक, तब तक कूलम्स लॉ मतलब वैलिड नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस r डैश है बट फोर्स है F K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये जरूरी नहीं डिस्टेंस कम करना है, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी कूलम्स लॉ आप नहीं लगा सकते। नाउ द थिंग इज दैट कि जब हम कूलम्स लॉ लगाते हैं देन यू हैव टू अज्यूम दैट कि दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन r फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए यहाँ पे पड़े हैं, वो जो टाइम है लॉन्ग टाइम t बोल देते हैं उसको, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, कितना बड़ा होना चाहिए, r बाई सी से, इतने टाइम से r बाई सी टाइम, क्योंकि जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं r बाई सी टाइम तो लगता है इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचने में, ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो देन यू हैव टू अज्यूम दैट दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन r फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, और दैट टाइम t इज ग्रेटर देन r बाई सी। तो दिस इज द थर्ड केस। कूलम्स लॉ आप जब लगा रहे हो दो पॉइंट चार्जेस के ऊपर, तो हम ये मान के चलते हैं दे आर फिक्स्ड एट सम डिस्टेंस। फिक्स का मतलब है कि जो टाइम है जितनी देर के लिए वहां पे पड़े हुए हैं दैट टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन r बाई सी। अगर ये उससे कम टाइम के लिए पड़े हैं तब यहाँ पे कितनी फोर्स है वो हम नहीं बता सकते। हो सकता है ये वाला चार्ज डिस्प्लेस किया हो और वो इंफॉर्मेशन अभी तक वहां पे ना पहुंची हो कि उसको हमने डिस्प्लेस किया है, तो वो इंफॉर्मेशन अगर वहां पे अभी तक नहीं पहुंची और आप फॉर्मूला लगा रहे हो कूलम्स लॉ का, तो दैट मे बी डिफरेंट, मे बी रॉन्ग। So this is the third
लिमिटेशन और अजम्पशन, ठीक है। तो लेट मी राइट, मैं यहां लिख देता हूं। The charges are placed at separation r for a very long time, ठीक है। तो these are the limitation। अब हम आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यू कैन से कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम ये केस करेंगे, जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। अभी एक देखिए, पहले हम ना ऐसे इमेजिन कर लेते हैं समझने के लिए कि यहां पर एक चार्ज ओरिजिन पे पड़ा हुआ है और दूसरा चार्ज जो है वो वहां से r डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। दिस इज q1, दिस इज q2। मैंने दोनों चार्जेस पॉजिटिव कंसिडर किए हैं एंड दिस इज r वेक्टर की ये डायरेक्शन है। अब जो q1 चार्ज है इस पे ध्यान दीजिए, q1 चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी और जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगती है। सेंट्रल फोर्स होती है ये कूलम्स फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है द फोर्स एक्ट्स ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। अब वो लाइन कौन सी है मैं बना के दिखाता हूँ। ये पूरी लाइन हो सकती है, इस लाइन के अलोंग ही लगनी है फोर्स, ठीक है। नीचे नहीं लगनी, उधर नहीं लगनी, इधर नहीं बनना वेक्टर, किसी और डायरेक्शन में नहीं लगनी। और वो फोर्स रिपल्सिव है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो Q1 पे जो फोर्स लगी इस डायरेक्शन में लगेगी, उसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F वेक्टर F12। ऐसे ही जो दूसरा चार्ज है बच्चे ये वाला, इस पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इसको हम बोल देंगे F21 वेक्टर। तो F12 वेक्टर अगर मैं लिखना चाहता हूं, F12 ध्यान से समझेंगे, ये वाली फोर्स, this is force on Q1 due to Q2 and this is K Q1 Q2 by R square. This is magnitude of the force but direction is this and this is opposite to R vector। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आर कैप। तो ये माइनस साइन डायरेक्शन के लिए होता है। ये माइनस आर कैप मुझे बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर जो मैंने इस डायरेक्शन में माना है उसके ऑपोजिट है। ये माइनस साइन बता रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे माइनस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर कैप पहले लिख लो, देन यू कैन राइट लाइक दिस। यहीं पे कर देते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्या करने की जरूरत है। बाय आर स्क्वायर और आर कैप को आर वेक्टर डिवाइड बाय आर लिख ले, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो F12 इज रिटन एज माइनस के Q1 Q2 आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। तो दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड। Similarly, you can write force on second particle due to first। उसकी डायरेक्शन ये है, आर वेक्टर भी इधर ही है, दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस की जगह प्लस आएगा, बाकी सब वैसे ही, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स। बट इसमें हमने कंसिडर किया था कि एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे पड़ा है। अब अगर दोनों चार्ज पार्टिकल किसी पोजीशन वेक्टर्स पे पड़े हैं तब हम कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी। दिस इज द सेकंड सिचुएशन और ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3D में दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 Q2, ये उनमें डिस्टेंस है। तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। अब इन पे जो फोर्स लगेगी Q1 पे वो इधर लगेगी क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, इसी लाइन के अलोंग लगनी है F12, और दूसरे पे लगेगी इस डायरेक्शन में F21, ठीक है। तो F21 के अलोंग हम मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर, उसको हम कैपिटल R वेक्टर मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कैपिटल R कैसे लिखा जाएगा, बाय ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं R वेक्टर, देखिए इसकी डायरेक्शन ये है बच्चे, हेड यहां पे है, टेल यहां पे है, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हेड वाला वेक्टर माइनस टेल वाला वेक्टर,
मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है R वेक्टर। वैसे आप ट्रायंगल जैसे पढ़ते हो, द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, वो इक्वेशन भी अगर आप लिखेंगे तो सेम ही बात आएगी। इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, तो वो R2 वेक्टर के ही बराबर आएगा, यही इक्वेशन आ जाएगी। तो हेड माइनस टेल भी याद रख सकते हैं। नाउ दिस इज R वेक्टर। तो इस केस में जब आपको फोर्स का फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या करेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इस केस में F वेक्टर, मैं पहले F21 ही लिख रहा हूं, तो F21 इज ये सेम फॉर्मूला K Q1 Q2, बट नाउ ये जो डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस लेना होता है ना बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज कैपिटल R वेक्टर, और जो नीचे भी R क्यूब था उसकी जगह आएगा कैपिटल R क्यूब, मैग्नीट्यूड लेके उसका क्यूब। तो R वेक्टर तो इसके बराबर है, तो इस बिकम्स K1 K2 R2 माइनस R1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूब। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला इन दिस केस। और जब आपने मान लीजिए अब F12 लिखना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो माइनस साइन लगाएंगे, वो माइनस अंदर चला जाएगा, वो बन जाएगा R1 माइनस R2। बस इस चीज का ध्यान रखना है, बड़ा आसान है। जब सेकंड पार्टिकल पे फोर्स लिखो ड्यू टू फर्स्ट, तो यू हैव टू राइट दिस थिंग R2 माइनस R। यहाँ पे जो चार्जेस पुट करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है ना चार्जेस की, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो प्लस प्लस, दोनों नेगेटिव हुए तो माइनस माइनस, और अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो आपने प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है, एक नेगेटिव और आ जाएगा। उस हिसाब से जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे उसमें डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे एक नोट लिखूंगा मैं कि पुट Q1 Q2 विद प्रॉपर साइंस, विद प्रॉपर साइंस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। देखिए मान लो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, 2 कूलम, प्लेस्ड एट 2, 1, -3 एंड -1 कूलम प्लेस्ड एट -1, 2, 3। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस, दिस इज y कोऑर्डिनेट, तो j कैप माइनस 3k कैप। ऐसे ही दूसरे के लिए R2 वेक्टर विच विल बी माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर्स आ गए। आपको चाहिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिखा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, R2 माइनस R1 माइनस 3i कैप। ओके, 2j माइनस j इज j कैप, और 3k माइनस 3k प्लस 6k कैप। चलो अब देखो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपको आता है निकालना, अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 36। इसको सॉल्व कर लेंगे, 37 प्लस 9 46 अंडर रूट। चलिए तो बस हो गया। अब यहाँ पे जब आप फोर्स लिखना चाहते हो, मान लो 2, 1 लिखना चाहते हो, सेकंड पे पहले लिखना चाहते हो ड्यू टू फर्स्ट, तो 9 × 10⁻⁹, दोनों चार्जेस को पुट करना है 2 × -1 विद प्रॉपर साइंस। फिर हमें R2 माइनस R1 पुट करना है, और डिनोमिनेटर में हमें इसका क्यूब करना है, तो 46 एक बाहर आ जाएगा और √46 बचेगा। इसको सॉल्व कर लें, दैट विल बी द फोर्स इन न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से F21 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, F12 आ जाएगा।